स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन एपिसोड 13। तो दोस्तों एपिसोड के स्टार्ट में हम नामसुन और ईशिक को साथ में देखते हैं। ईशिक नामसुन से कहता है, जब मैंने अपने भाई को खो दिया था तब मैं बहुत ही अकेला पड़ गया था और तब से मैं बहुत ही डरता था कहीं फिर से मैं किसी अपने को ना खो दूं, और मैंने अपने सर को खो दिया और इस बात का मुझे बहुत ही पछतावा है कि मैं उनकी जान नहीं बचा पाया। तब नामसुन कहती है, तुम्हें अपने आप पे पछतावा नहीं होना चाहिए, मैं अब तक के सबसे बेस्ट इंसान से मिली हूँ, तुम बहुत ही ईमानदार पुलिस वाले हो। तब ईशिक कहता है, शुक्र है तुम मेरे पास हो और अब तुम भी मेरे लिए खास बन चुकी हो, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। नामसुन कहती है, तुम भी मेरे लिए बहुत ही खास हो और मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। आगे हम गुमजू को उसके स्टूडियो में देखते हैं। सभी लोग जुगना का वेट कर रहे थे पर काफी देर होने के बाद भी जुगना यहाँ पर नहीं पहुँचती। तभी गुमजू के फोन पर जुगना का मैसेज आता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और आज वो चैनल को होस्ट नहीं कर पाएगी। फिर गुमजू उसकी जगह किसी और को देते हुए ब्रॉडकास्टिंग शुरू करती है और गुमजू को जुगना की तरफ से जो मैसेज आ रहे थे वो जुगना नहीं बल्कि वो ड्राइवर कर रहा था। वही नामसुन को देखते हैं। ईशिक के सोने के बाद नामसुन धीरे से बेड से उतरकर दूसरी साइड आ जाती है और फिर वो अपने मॉम को कॉल करती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि सारी शूटिंग हो गई है, एडिटिंग और बाकी काम होने के बाद वो पहला क्लिप उसे ही भेजेगी और ईशिक को भी भेजेगी। तब नामसुन कहती है, आज उसे आप वीडियो मत भेजना, वो काफी थका हुआ है तो आज उसे आराम करने देते हैं। ये सुनकर गुमजू खुश हो जाती है और पूछती है, क्या तुम अभी उसके पास हो? देखो बेटा, मैं ये चाहती हूँ तुम इस सुनहरे वक्त को अपने हाथ से निकलने मत देना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? नामसुन कहती है, आप कुछ भी कहते हो, ऐसी वैसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वहीं दूसरी तरफ जुगना को जब होश आता है तो उसके पास एक टेस्ट किट पड़ी हुई थी। तभी उसका फोन बजने लगता है और वो डरते हुए कॉल उठाती है। ये रेशियो का कॉल था। उसे कहता है, तुम्हारे हाथ में जो टेस्ट किट है इससे तुम अपना टेस्ट कर लो, क्योंकि तुम्हें एक खतरनाक ड्रग्स से बेहोश किया गया था और ये वो ड्रग्स नहीं है जिसके बारे में तुम न्यूज में बात कर रही थी। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अब जो तुम्हें कहूँगा वो ही तुम्हें करना होगा। अगली मॉर्निंग देखते हैं ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है। गुमजू टीवी चैनल ने केवल डुगो कंपनी के रेशियो पर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े लोगों का नाम भी एक्सपोज किया था और इसमें हेरिटेज क्लब के बड़े बड़े लोगों का नाम भी सामने आता है, जिसमें कमिश्नर का नाम भी इंक्लूडेड था। और ये न्यूज बाहर आने के बाद सभी लोग बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। जो भी इसका जल्दी से समाधान निकालने के लिए PR टीम की मीटिंग बैठाता है और अपने मैनेजर से कहता है, हम गुमजू टीवी चैनल के खिलाफ केस करेंगे और ये दावा करेंगे कि वो हमारे कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और क्या तुम्हें याद है, हमारी कंपनी में एक ड्राइवर मरा था, उसके परिवार की खोज खबर लो, हो सके तो उनके पैसों की मदद भी कर देना, नहीं तो हो सकता है कि वो इस जलती आग में अपना हाथ सेक ले। दूसरी तरफ हम नामसुन को देखते हैं। वो बड़े आराम से उठती है और ब्लैंकेट को देखकर खुश होती है क्योंकि ये ईशिक ने उसे उड़ाया था। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है और ये मिस बेग की तरफ से था। वो लिखती है कि तुम कहाँ पर हो? कंपनी पर आफत उमड़ कर आई है, हमारी कंपनी पर ड्रग्स बेचने का आरोप लगा है। पूरे सोशल मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल रही है और ये पढ़कर नामसुन खुश होती है। वो कहती है, ये तो अच्छी न्यूज है। आगे हम जियोन को देखते हैं जो इसी न्यूज को देख रहा था। तभी उसकी नजर एक बेघर आदमी पर जाती है। जियोन अपनी लंबी वैन से उतरता है और उसके पास आकर उसे कुछ पैसे देता है और कहता है, याद रखना ये मुश्किल वक्त है पर गुजर जाएगा। वही पीछे से हम वॉशरूम से क्योंगरू को निकलते हुए देखते हैं। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही नशे में है। वो जियोन को देखकर छिप जाती है और उसे जाते हुए देखती है। दूसरी तरफ हम ईशिक को देखते हैं। उसे कमिश्नर के पास बुलाया जाता है। जैसे ही ईशिक वहाँ पहुँचता है, कमिश्नर उसके ऊपर कांच का ग्लास फेंकता है और फिर उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? और तुम्हें किसने वारंट दिया था डुगो कंपनी से वो जैकेट चुराने की? और तुमने वो जैकेट जाकर फेक न्यूज चैनल वालों को दे दिया। अभी के अभी वापस जाओ और उन्हें अपना स्टेटमेंट वापस लेने को कहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए? तब ईशिक कहता है, ये बात आपको भी अच्छे से पता है, उस चैनल में जो भी न्यूज दिखाया जा रहा है वो एकदम सच है और मैंने अपने पोजीशन का गलत नहीं सही फायदा उठाया, यही मेरा काम है। तभी कमिश्नर उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है सांप के बिल में हाथ डालोगे तो तुम बच जाओगे? ईशिक भी उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस केस को पूरा इन्वेस्टिगेट करके ही रहूंगा और इसके अंदर जिसका नाम भी है उन सबका नाम भी सामने लाऊंगा। पता है आपको, हर साल नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का हर एक ट्रेनी आपकी तरह आइडल बनने का सपना देखता है और उनमें से एक ट्रेनी में भी था। और अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे मेरी नौकरी जाने का भी डर नहीं है तो मैं बिल में भी हाथ डालूंगा, चाहे बिल में सांप हो या सपेरा। आगे हम नामसुन को ऑफिस में देखते हैं। रेशियो उसे अपने साथ मीटिंग पर चलने के लिए कहता है पर नामसुन बहाना कर कर वहीं रुक जाती है। फिर रेशियो अकेले ही मीटिंग में पहुंचता है जहाँ पर वो सभी लोग बैठे हुए थे जिनका नाम इस केस में सामने आया था। वो सभी लोग भी इस वजह से परेशान थे जबकि ड्रग्स के मामले में उनका कोई लेन देन नहीं था। रेशियो सभी को डराता है और धमकाता है, अब जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते। आप सभी लोगों का नाम इस ड्रग्स केस में सामने आया है
और अब अगर तुम सभी लोग अपना नाम क्लियर करवाना चाहते हो तो मेरा साथ दो। वो मिस्टर मून से नामसुन के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, क्योंकि मिस्टर मून मीडिया से संबंधित काम करते हैं। वो कहता है बस एक बार गुमजू के खिलाफ मुझे कुछ मिल जाए तो बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा। वही नामसुन ऋषियों के ऑफिस में आ जाती है। यहाँ पर कैमरास लगे हुए थे, इसलिए नामसुन अपने माँ बाप से फोन पे बात करने का नाटक शुरू कर देती है। वो रोने धोने का नाटक भी करती है, जिसके बाद वो चेयर से अपने आप को ढककर ऋषियों का फोन चुरा लेती है और इसी फोन से ऋषियों अपने सीनियर से बात करता है। फोन चुराने के बाद नामसुन यहाँ से तेजी से भागकर अपने ऑफिस में जाती है। यहाँ पर भी इमेज को सुधारने के लिए शूटिंग चल रही थी। तभी नामसुन पेन ड्राइव ढूंढने लगती है जो उसके पास नहीं था और फिर मिस बेग उसे पेन ड्राइव देती है, जिसके बाद नामसुन उस फोन से पेन ड्राइव के अंदर सब कुछ कॉपी करने लगती है। जब वो ये सब कर रही थी तो मैनेजर उसे ध्यान से देखता है और उसे नामसुन पर शक होने लगता है। वो उसके कंप्यूटर में देखने वाला था, उससे पहले सारी फाइल कॉपी हो जाती है और नामसुन जल्दी से सबको हटाकर अपने जेब में रख लेती है। जैसे ही मैनेजर उससे इसके बारे में पूछने वाला था, नामसुन तितली की तरह उड़कर यहाँ से भाग जाती है। अब नामसुन को फिर से वो फोन उसी जगह पर रखना था। तभी उसे पता चलता है कि ऋषियों ऑफिस वापस आ गया है। इससे पहले कि ऋषियों ऑफिस में पहुंचता, नामसुन वहां पहुंचकर फोन को जगह पर रख देती है और फिर ऋषियों उसके पास आकर कहता है, नामसुन मैं तुम पे बहुत ही भरोसा करने वाला हूँ, उम्मीद है कि तुम इसे नहीं तोड़ोगी। तुम लैब को देखना चाहती थी ना, तो आज मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। और नामसुन भी कहती है मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। फिर नामसुन नीचे आकर चारों तरफ देखकर हीशिक को कॉल लगाती है और कहती है मैं तुम्हें कुरियर से एक पेन ड्राइव भेजने वाली हूँ, उसमें तुम्हें ऋषियों की पर्सनल डिटेल मिल जाएगी। और ये सब बातें ऊपर से वो मैनेजर सुन लेता है। आगे हम ऋषियों के मैनेजर और कायल को देखते हैं। वो कुछ गुंडों को हायर करते हैं और उनके सामने गिलजुंग, बोंगो और नामिन की तस्वीर रखते हैं। वो गुंडों को इन तीनों की सारी जानकारी देते हैं और कहते हैं तुम्हें इन तीनों को पकड़ना है और तब तक बंदी बनाकर रखना है जब तक मामला बिल्कुल शांत ना हो जाए। सबसे पहले हम इस कमजोर शिकार को पकड़ेंगे। और वो लोग गिलजुंग की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ ऋषियों को देखते हैं, उसके पास वो पेन ड्राइव पहुंचता है जिससे वो जानकारी निकालना शुरू करते हैं और उसमें एक नंबर कॉमन था जिससे ऋषियों की बहुत बार बात हुई थी। इस नंबर की जानकारी निकालने पे पता चलता है कि ये एक लेडी का नंबर है जो इस वक्त कोरिया में आकर इसी नंबर को यूज कर रही है। ऋषि गुमजू को कॉल करके इसके बारे में बताता है और कहता है ऋषियों के बॉस के बारे में पता चल गया है, वो एक लेडी है और नामसुन शायद लैब में उसी से मिलने गई है। जो कहती है मुझे भी ये लोग मिलकर रोकने की बहुत ही कोशिश कर रहे हैं और न्यूज बंद करने के लिए नोटिस भी भेजा है, पर इस न्यूज के कारण हमारी टीआरपी आसमान छू रही है। अगर ये लोग गलत पावर यूज करके कुछ भी कर सकते हैं तो मैं भी सही काम करने के लिए अपने सारे पावर और कॉन्टेक्ट यूज कर सकती हूँ। तुम बस मुझे उस आदमी की जानकारी लाकर दो जिसने जेल में जाकर शिनचियो को मारा था। वहीं हम ऋषि और नामसुन को उसके सीक्रेट जगह पर देखते हैं। जब ये दोनों यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके सामने एक लेडी खड़ी हुई थी। ऋषि उसे नामसुन से मिलाता है और फिर नामसुन कहती है आप दोनों बात करो, मैं बाहर वेट कर लेती हूँ। तब ऋषि कहता है इसकी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर रुक सकती हो। पर नामसुन वॉशरूम का बहाना देकर बाहर चली जाती है। फिर वो बाहर आकर इधर उधर की फुटेज कैप्चर करने लगती है। से इधर उधर घूमते हुए नामसुन पहुँच जाती है रिसर्च लैब में। वो यहाँ पर पहुँच जाती है तो साइंटिस्ट को लगता है कोई अंदर आया है, लेकिन उसके देखने से पहले नामसुन दौड़कर जाके छिप जाती है और फिर वो अपनी वॉच की मदद से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करती है। वहाँ पर नीचे फर्श पर एक शीशलक भी पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ वो लेडी पूछती है वो लड़की कौन है और तुम उसे यहाँ पर क्यों ले आए। ऋषियो कहता है वो मेरी खास है। इस पर वो लेडी हंसने लगती है और तब ऋषियो कहता है शीशलक से वो एंटीडोट मैंने बनाए और पावल केवल ड्रग्स बनाता है, तो एंटीडोट पर मेरे राइट्स है और ये मैं किसी को नहीं देने वाला। वो लेडी कहती है ऐसा करोगे तो तुम जल्दी जिंदा नहीं बचोगे। फिर ऋषियो कहता है तो मुझे जिंदा बचने के लिए क्या करना होगा, क्या तुम्हारी तरह एक आंख देनी होगी। जिससे हमें पता चलता है इस लेडी ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी एक आंख कुर्बान की थी। ऋषियो कहता है बिन बिन कहाँ है, ये तो तुम जानती ही होगी, वो जिंदा तो होगा ना। फिर वो कहती है तुम्हारा तो एक आंख देने पर भी काम नहीं बनेगा। फिर वो बताती है कि गुमजू की मदद और वॉलंटियर कर रहा है, चाहे तुम कितने भी ड्रग्स लेकर ताकतवर बन जाओ पर अकेले चलोगे तो मारे जाओगे। हीशिक और गुमजू को पता चलता है कि शीशलक बुसान से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन अगला ट्रांसफर कब होने वाला है इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। आगे हम गिलजुंग को देखते हैं। गुंडों ने उस पर नजर बनाई रखी थी। मिस्टर शियो भी कैफे में थे। नाम इनके घर पे रहने की वजह से उसका काम बढ़ गया था। गिलजुंग कहती है पता नहीं गुमजू को इतना अच्छा बनने का शौक क्यों चढ़ा हुआ है, एक चैनल खोल लिया और सनसनी केस दिखाने लगी, पता नहीं वो इतने खतरे क्यों मोल ले रही है। तब मिस्टर शियो कहते हैं लड़कियां ऐसी ही होती है, अपने बाप पर जाती है, मेरी बेटी भी ऐसी है, वो मेरी तरह मासूम और भोली है। ये सुनकर गुमजू कहती है ये बात आपने बिल्कुल सच कहा। और फिर मिस्टर शियो कहते हैं सॉरी आज मैं तुम्हें घर तक छोड़ने नहीं आ पाऊंगा। फिर गिलजुंग मासूम बनने का नाटक करने लगती है कि वो रात को अकेली कैसे जाएगी। आगे ऋषियो नामसुन को उसके घर पर छोड़ता है
और वो उससे कहता है आज मैंने तुम्हें रिसर्च सेंटर लैब भी दिखा दिया, मैं तुम पर बहुत ही भरोसा करता हूँ। फिर नाम सुन उसे उस लेडी के बारे में पूछने लगती है कि वो लेडी कौन थी। रेशियो बताता है वो मुझ पर नजर रखती है। फिर नाम सुन पूछने लगती है पर वो लोग कौन है, तुम पे नजर क्यों रखते हैं, क्या ये लोग माफिया वाले लोग हैं। रेशियो कहता है हाँ ये बहुत ही बुरे लोग हैं। जिसके बाद नाम सुन उसे घर जाने के लिए कहती है और उसके जाने के बाद नाम सुन के पास हिशिक का कॉल आता है। हिशिक उससे कहता है तुमने जो सी सलग की वीडियो भेजी है इसका अगला ट्रांसफर कब होगा, हमें इसके बारे में पता करना होगा। नामसुन सोचने लगती है इसके बारे में कैसे पता चलेगा और फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है। मिस बेग को कॉल लगाती है जो कि अभी भी ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी। इस तरफ हम जुगना को देखते हैं, उसका टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है जिससे वो बहुत ही परेशान होकर रोने लगती है। और तभी उसके पास रिशियो का कॉल आता है। रिशियो उसे धमकी देता है क्योंकि उसकी बहन चाइना में पढ़ाई करती है। चाइना में ड्रग्स का इस्तेमाल तो क्या, अगर ड्रग्स उनके पास पाया गया हो तो उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। रिशियो उसे धमकी देता है कल सुबह न्यूज चैनल पर जाकर तुम्हें ये कहना है कि ये सारी खबर झूठी थी और गुमजू के दबाव के कारण तुमने ऐसा किया। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बहन के घर पर ड्रग्स जल्दी ही पहुंच जाएंगे। और इस धमकी से जुगना और भी डर जाती है। दूसरी तरफ हेरिटेज क्लब में देखते हैं मिस हान मेरी किम के सामने पैसों का बैग खोलती है जो उसे गुमजू ने दिया था। कहती है एक टेरेट कैफे में लड़का है, उसे एंटीडोट देने के लिए उसकी माँ ने मुझे इतने पैसे दिए हैं। इतने सारे पैसे देखकर मुझे लालच आ गया था इसलिए मैं भाग गई, लेकिन फिर मैंने आपके बारे में सोचा। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो आपने मेरी मदद की, इसलिए मैं आपको धोखा नहीं दे सकती और वापस आ गई और आगे से ये गलती कभी नहीं होगी। फिर मिस हान बात बदलते हुए शिनशियो के बारे में पूछने लगती है और मैरी की मुझे बताती है कि शिनशियो मारा जा चुका है। ये खबर मिस हान को पहले से पता है पर फिर भी वो अनजान बनने का नाटक करती है। आगे हम नामसुन को देखते हैं जो फिर से अपने बातों और तरकीब में मिस बैग को फंसा लेती है। इससे उसे ये पता चलता है कि बुसान से हर महीने के 25 तारीख को यहाँ पर सी सलग ट्रांसफर होते हैं। दूसरी तरफ ग्युमडोंग को देखते हैं। अपने पिता का ध्यान रखते रखते उसकी हालत भी खराब हो गई थी। तभी यहाँ पर उसके पिता भी आते हैं और उसे ऐसी हालत में देखकर इमोशनल होने लगते हैं। तब से वो वापस लौटे हैं, तब से वो एक बार भी घर नहीं गए, पर अब उनका डिस्चार्ज हो चुका है और वो घर जा सकते हैं। फिर हम इन दोनों बाप बेटे को इमोशनल होते हुए देखते हैं, जो इमोशनल कम नौटंकी ज्यादा लग रही थी। गिलजुंग को देखते हैं जब वो अपने कार के अंदर आकर बैठती है तो उसमें कायल और एक गुंडा बैठा हुआ था। वो गुमजू को हथियार दिखाते हैं और कहते हैं हम जहाँ पर कह रहे हैं गाड़ी वहाँ पर लो। गिलजुंग उनसे पूछने लगती है तुम लोग अंदर कैसे आ गए, जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो कहा गया था ये सुरक्षित है, तो तुम जैसे लफंगे अंदर कैसे आ गए। कायल कहता है अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो हम जहाँ कहते हैं गाड़ी वहाँ पर लो। वो गिलजुंग को अंधेरी जगह पर ले आए थे और जैसे ही वो सभी लोग अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद होता है तो धमाके होना शुरू हो जाते हैं। एक ही सेकंड के अंदर गिलजुंग सभी को उठा कर पटक देती है और फिर वो अपने कार में आकर अपने हथियार को देखने लगती है। वो कह रही थी आजकल लोग हथियार खुलेआम लेकर घूम रहे हैं, अब तो मुझे भी हथियार रखना होगा। पता नहीं ये गुमजू क्या क्या करती रहती है। अब तो मुझे बोंगो और नामिन की टेंशन भी होने लगी। और फिर गिलजुंग यहाँ से निकल जाती है और वही हम गुंडों की हालत बहुत ही खराब देखते हैं। कायल को तो इतनी चोट लगी थी कि वो भूल ही जाता है कि वो कौन है। आगे हम मिस्टर सो को हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं। उसे पता चल गया था कि गुमजू के फादर ठीक हो गए हैं। वो अंदर आते हैं और उनसे मिलते हैं और उसको बताते हैं कि मैं गिलजुंग का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर गुमजू के फादर कहते हैं इसका मतलब तुम उसके दोस्त हो। फिर मिस्टर सो कहते नहीं मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ, हमने एक साथ हैंगओवर का सूप पिया था, इसका मतलब आप अच्छे से जानते हैं। ये सुनकर गुमजू के फादर कहते हैं इसका मतलब तुम दोनों साथ में सोए थे। और फिर मिस्टर सो कहने लगते हैं हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ में रहना चाहते हैं, पर आपको अब पीछे हटना होगा। ये जानने के बाद वो मिस्टर शियो पर भड़कने लगते हैं और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फिर आगे हम गिलजुंग को देखते हैं जो गुमजू से फोन पर बात कर रही थी कि वो ऐसे खतरनाक काम करती है तो कम से कम उसे आगाह तो कर सकती है, वो ताकतवर है तो संभाल लेती है। तभी उसके पास मिस्टर शियो का कॉल आने लगता है और वो कहते हैं मैं आपके घर के बाहर हूँ। ये जानकर गिलजुंग जल्दी से तैयार होकर आ जाती है। मिस्टर शियो वहाँ पर गुलदस्ता लेकर आए थे। वो गिलजुंग को प्रपोज करने लगते हैं और कहते हैं अब सारी मुसीबत दूर हो गई है, अब हम दोनों आजाद हैं, हम दोनों एक दूसरे को अब प्यार कर सकते हैं। ये जानकर गिलजुंग भी बहुत ही खुश हो जाती है। ये हम नामसुन को नामिन के साथ देखते हैं। वो दोनों बैठकर चिकन खा रहे थे और बोंगो अंदर स्टूडियो में काम कर रहा था। नामिन यहाँ पर नामसुन के बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने लगता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो पुलिस वाला बहुत ही पसंद है, जब से मेरी तबीयत खराब हुई है मुझे फोन करके हौसला देता रहता है। और ये जानकर नामसुन को खुशी होती है कि झिक झिक ऐसा करता है। फिर नामिन उसे नाना जी के बारे में बताता है कि वो वापस आ गए हैं और उनके आने की वजह से लव ट्रायंगल शुरू हो गया है और आगे ना जाने उन तीनों के बीच क्या होने वाला है। फिर नामसुन बोंगो के बारे में पूछने लगती है क्योंकि काफी देर से वो यहाँ पर नहीं आए थे। दूसरी तरफ रिशियो नामसुन का फोटो देखकर खुश हो रहा था। उसके कहने पर नामसुन ने उसे फोटो भेज दी थी कि वो इस वक्त क्या कर रही थी। तभी यहाँ पर रिशियो का मैनेजर आता है
और बताता है पता चला है उस ड्राइवर के भाई का पढ़ाई का खर्चा पहले से कोई और उठा रहा है। ये जानकर रेशियो कहता है ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तभी मैनेजर कहते हैं लेकिन वो कोई और नहीं, गंग नामसुन ही है। सुनकर रेशियो परेशान होकर उससे कहता है अभी के अभी उसके भाई को यहाँ पर लेकर आओ। दूसरी तरफ हम जुंगना को न्यूज चैनल स्टूडियो में देखते हैं। थोड़ी देर में ब्रॉडकास्टिंग शुरू होने वाली है और जुंगना की हालत हम ठीक नहीं देखते। टीम की हालत भी खराब थी। योंगताक और सुखो को कमिश्नर के पास बुलाया गया था और उन सभी के खिलाफ इंक्वायरी की जाँच शुरू हुई है। जब तक इंक्वायरी होगी तब तक उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। इसका मतलब अब वो कुछ नहीं कर सकते। की वजह से ये सभी लोग परेशान होकर बैठ जाते हैं। काफी सोचने के बाद हेशिक अचानक खड़ा होता है और कहता है मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ, पर मैं केवल पुलिस की नौकरी छोड़ रहा हूँ। अब मैं अपने तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट करूंगा। और तब वो गुमजू के दिए हुए पैसे निकालता है और कहता है अब वक्त आ गया है इन पैसों को खर्च करने का। और फिर हेशिक उन सभी से कहता है अब मैं तुम सभी को काम पर रखना चाहता हूँ। ये सुनकर वो सभी भी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो अपनी खुद की प्राइवेट टीम तैयार करके इस केस के लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उन्हें ये काम करने के लिए एक खुफिया जगह ढूंढना होगा। और फिर ये लोग चिल आउट करने के लिए सबसे पहले खाना खाने चले जाते हैं, जहाँ पर जिनसुक कहता है क्यों ना हम नामसुन से बोलकर अपने लिए एक टेंट बनवा ले। इस पर योंगताक कहता है अब वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रही, उसके पास फालतू का टाइम नहीं है। तभी हेशिक के पास एक मैसेज आता है और वो खड़ा होकर कहता है लगता है हमें काम करने के लिए हमारा ऑफिस मिल गया। आगे हम गिलजुंग और मिस्टर शियो को देखते हैं। वो दोनों नेटफ्लिक्स में रोमांटिक मूवी देख रहे थे। जैसे ही वो किस करने वाले थे यहाँ पर ग्युमडोंग आ जाता है। ग्युमडोंग अपनी मॉम से कहता है आपको थोड़ी सी भी परवाह नहीं है डैड की, वो इतने सालों बाद लौटे पर आपने थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं दिखाई। और मिस्टर शियो आप हॉस्पिटल में जाकर मेरे पिता से लड़कर आ गए और यहाँ पर आकर मेरी मॉम के साथ ये गंदी गंदी चीजें देख रहे हो। फिर गिलजुंग ग्युमडोंग को एक फटकी मारती है जिससे उसके दिमाग की बत्ती हिल जाती है। फिर गुमजू उससे कहती है तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल और बाकी सारे खर्चे मैं इसलिए उठा रही हूँ ताकि तुम इस तरीके से आकर मुझसे बात करो। फिर ग्युमडोंग कहने लगता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो मिस्टर शियो को बाहर निकालने लगता है लेकिन इससे पहले उसकी बैटरी लो हो जाती है और वो वहीं नाक की तरह गिर पड़ता है। ये हम रेशियो को ऑफिस में देखते हैं। लड़के के भाई को यहाँ पर लाया जाता है और फिर रेशियो उसे पूछता है मैंने सुना है तुम्हारा खर्चा कोई और उठा रहा है, क्या उसका नाम गैंग नामसुन है? और वो कहता है हाँ। फिर रेशियो उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास उसका नंबर और फोटो है? और फिर वो लड़का नामसुन का नंबर निकालने लगता है। तभी रेशियो के पास मिस्टर जंग का भी कॉल आता है। उसने रिपोर्टर से वो पुरानी क्लिप निकलवा ली थी जिसमें नामसुन बच्चों को आग से बचा रही थी। जंग कहते हैं कि फाइल बड़ा है तो वीडियो पहुंचने में टाइम लगेगा, इसलिए रेशियो कहता है वीडियो के स्क्रीनशॉट भेजो। आगे हम 3 अलग अलग सीन देखते हैं। पर गुमजू अपने न्यूज चैनल स्टूडियो में थी। जैसे ही जुंगना न्यूज को होस्ट करने लगती है उसकी बातों से गुमजू को शक हो जाता है कि जुंगना की हालत ठीक नहीं है। वहीं दूसरे सीन में हम हेशिक के पूरी टीम को देखते हैं जो अब अपने मिशन के लिए एक नया तरीका आजमाने वाले हैं। और तीसरे सीन में हम रेशियो को देखते हैं। वो लड़का नामसुन का नंबर उसे देता है और रेशियो वो नंबर अपने फोन पे डायल करने लगता है, पर ये नंबर उसके फोन पर पहले से सेव था और उसे पता चलता है ये नंबर तेसेक का है। तभी उसके पास वो स्क्रीनशॉट भी पहुंचता है और जब वो उसे खोलता है तो उसमें नामसुन की तस्वीर थी। वो लड़का भी देखकर कहता है हाँ यही नामसुन है। फिर रेशियो सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। और अब रेशियो को पता चल चुका था कि नामसुन ही तेसेक है। ये जानकर उसे बहुत ही हैरानी होती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।